चलिए, तो क्लास का रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो गया है। पहले तो आप लोग याद कीजिए कि हम लोग कल क्या पढ़ाई किए थे। याद कर पा रहे हैं? हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? सर हम लोग कल चले गए थे, हम लोग को ट्यूशन जाना रहता है ना। अच्छा। ओके, ठीक है। तो हम लोग जो है कल स्टार्ट किए थे स्टैटिस्टिक्स, लास्ट चैप्टर 9th ग्रेड का। बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी बोलते हैं आंकड़े या आंकड़ा, जो भी बोलिए, है ना। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू किए थे और वी डिड नॉट गो इनटू मच ऑफ डिटेल। हम लोग कल सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे समझ रहे थे कि भाई ये है क्या और किस लिए यूज करते हैं। हेलो शिवम। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बेटा। तो हाँ, तो वही बता रहे थे, कल हम लोग बात कर रहे थे कि भाई स्टैटिस्टिक्स का क्या इस्तेमाल है, मतलब स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ा जो बोलते हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम उसको किस लिए यूज करते हैं, या डिफरेंस क्या होता है स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। मतलब कोई भी डेट इंफॉर्मेशन है आपके पास, ऐसे रैंडम पड़ा हुआ है, अगर इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब इसका कोई जो है अव्यवस्थित डाटा है ये। ठीक है। तो इसको इसका मतलब से आपको जो है कुछ खास जानकारी से नहीं मिलता है। वही इसको आप अगर ऑर्गेनाइज कर देते हैं किसी टेबल के फॉर्म में या कुछ ऐसे प्रकार में जहाँ पे कि इट गिव्स यू मच मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, तब जो है आप इसको इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, अब में से किसी एक बच्चे को हम बोले कि भाई एक क्लास में 10 बच्चों ने एग्जाम दिया मैथ का 50 नंबर का, और सबको अलग अलग नंबर आया, तो उसको नोट कीजिए। तो पहले जो हम दिखा रहे थे उसमें था कि ऐसे रैंडम किसी ने लिखा हुआ था कि 1, 14, 15, 20, 28 कुछ भी लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या किया गया, इसको इसको हम बोले कि भाई इसको इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए और ऑर्गेनाइज कर दीजिए, और उसके बाद देखिए कि कैसे, मतलब उसका क्या अंतर पड़ता है उस पे। तो अभी हम क्या किए यहाँ पे कि 0 से 10 नंबर तक लाने वाले जितने बच्चे थे, एक लाइन है उसका, एक रो है उसके लिए। 11 to 20 मान लिया जाए, जितने बच्चों में 50 नंबर का एग्जाम हुआ था, 10 बच्चों का रिजल्ट हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे इस टेबल में। तो उसको लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है भाई, 21 से लेकर के 30 तक का इतना हो गया, 31 से लेकर के 40 का ये हो गया, और 41 से 50 का ये हो गया। तो जितने बच्चों ने नंबर लाया, मान लिया जाए यहाँ पे लिखते हैं वो 10 बच्चों का नंबर यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक से 19, 17, 44, 49, 48, 36, 3, 3, 6, 2, 8 हुआ, मान लिया जाए 29 और 11। ये 10 बच्चों का नंबर था। अगर आपको सिर्फ ऐसे हम बोले कि भाई 10 बच्चों का नंबर जो आया एग्जाम में, उसका जो है वो नोट कीजिए और हमको दिखाइए। आप में से कोई मान लिए कि ये ऐसे 10 नंबर नोट करके ले आए, इससे हम क्या कर पाएंगे, इसको देख करके कोई भी क्या समझेंगे इसको। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, या अव्यवस्थित जानकारी, सूचना, जो भी बोलिए उसको, या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है। अभी क्या किए, इसको थोड़ा बेटर दिखने के लिए, इसको समझने के लिए, अभी जो नंबर है इसको हम लोग इस टेबल के फॉर्म में लिख लिए। तो 0 से 10 कितने लोगों का आया? एक भी नहीं था। ठीक है भाई। 11 से 20 कितने लोगों का था? एक था, दो था, तीन था, चार था, चार था, तो यहाँ पे लिख दिए 4। 21 से 30 कितने बच्चों का था? एक, बस एक ही था, तो एक। 31 से 40 कितने बच्चों का आया था? तो एक ये हो गया, बस एक ही था। 40 से 50 कितने बच्चों का आया? एक, दो, तीन, चार, दो, 6, 3, 9। एक बच्चा छूट रहा है, एक ये भी है, 4 है एक्चुअली। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इसको आपने एक टेबल के फॉर्म में लिखा। और इससे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी जैसे हम देखे डेटा को, हम देखे यहाँ पे 3, 4, 2, 6, 3, 9, लेकिन हम तो 10 बच्चों का डेटा है यहाँ पे। अच्छा, एक बच्चा मिस कर रहा है, तुमको 50 से लिखा चाहिए वाला है। तो ये जो
ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म होता है, ये जो डेटा को दिखाने का एक तरीका होता है, दिस गिव्स यू मच मोर कंट्रोल। एक तो ये इजी कर देता है देखने के लिए, मतलब आप समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसका जानकारी को इंटरप्रेट करने के लिए एक आसान कर देता है कि भाई ये जानकारी देख करके आप बहुत कुछ इसका मतलब निकाल सकते हैं कि अच्छा, इस क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही खराब परफॉर्म किए हैं, कुछ बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी ये एवरेज परफॉर्मेंस है। अच्छा है कि 0 से 10 बहुत किसी ने नहीं लाया, मतलब वो और भी ज्यादा खराब होता परफॉर्मेंस। तो इस इंफॉर्मेशन को देख करके आप बहुत सारा कुछ जानकारी जो है निकाल सकते हैं इससे। एक तो इसको पढ़ना आसान है, इससे जानकारी निकालना आसान है, और इसको समझना आसान है। और साथ ही साथ आपको इसके लिए, मतलब इसको देख करके, इसका इसका पिक्चर को देख करके इसका पूरा स्टोरी समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर आप ये डेटा देख रहे होते नीचे, जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 10 बच्चों का मार्क्स है, तो इसको समझने में मतलब क्या है ये नहीं पता चलेगा आपको आसानी से। ये तो 10 बच्चों का बात कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि क्लास में 100 बच्चे हैं, उनका सबका मार्क्स आप लिखेंगे लिखेंगे, वो और भी मजेदार हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में आप इस टेबल को देखिए, यहाँ पे अगर टोटल मार्क्स 50 है, अभी क्या हो, ये नंबर घटे बढ़ेगा कि भाई अगर 100 बच्चों का बात कर रहे हैं तो अलग अलग नंबर होगा, ये इसको जोड़ देंगे फिर से, ठीक है, अलग फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये टेबल जो है, दिस विल गिव यू मच मोर क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट। जो जो जानकारी हमारे पास है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से कि जो का जो टेबल होता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो चीज पता करना पड़ेगा, अभी भी पता कर सकते हैं इसे आप चाहे तो। हम्म, कौन बताएंगे इसके बारे में, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हिंदी बोलते हैं, देखिए अभी। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं, एम आई शेयरिंग माई स्क्रीन? नहीं, गड़बड़ हो गया ना पूरा। ओके, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। आप लोग को बोलना बोलना चाहिए भाई कि टीचर गड़बड़ी कर रहे हैं इधर। ओके, देखिए अभी आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। ओके, देखिए हम यस जो सर। कुछ भी ड्रॉ कर रहे थे, किसी को शेयर नहीं कर रहे थे, हम बकवास किए जा रहे थे, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर 14 है, विच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। 9th ग्रेड का लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में आंकड़ा। तो हम लोग कल इसको शुरू किए, कल हम लोग कॉन्सेप्ट लेवल पे समझने की कोशिश करते भाई स्टैटिस्टिक्स होता है, आंकड़ा होता क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं प्लीज म्यूट पे चले जाइए, ताकि बैकग्राउंड नॉइज से बाकी लोग को डिस्टरबेंस नहीं हो। हम्म, हम्म, तो हम लोग तो हम लोग कल सीखे कि भाई अव्यवस्थित डाटा क्या होता है। जो जानकारी है, जो अगर अव्यवस्थित तरीके से हो, उसका उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो। मान लिया जाए, कल हम लोग देखे ना कि भाई अगर एक क्लास में 10 बच्चों ने मैथ का टेस्ट दिया, ठीक है, 50 नंबर का टेस्ट था, सबको अलग अलग मार्क्स आया। ठीक है, जो भी 10 बच्चों का मार्क्स आया, उसको हम लोग जो है, उसको हम लोग इस टेबल के फॉर्म में, चलिए अगर हम इसको इस टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं, अगर तो जो है ये डेटा को पढ़ना समझना, उसका उससे उसके काम का जानकारी निकालना काफी आसान हो जाता है। इसको बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब अगर आप डेटा को, जानकारी को, जो भी आपका बच्चों का नंबर आया है, या आप मान लीजिए आप लोग जाते हैं किसी क्लास में कि भाई देखिए बच्चों का एवरेज हाइट कितना है, क्या होता है,
औसतन लंबाई कितना है, तो उसके औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबका लंबाई अपनी पता करते हैं, सबको जोड़ते हैं, उसका अनुपात निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं, है ना। तो वो सारा काम करने के लिए पहले यू हैव टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन, डेटा जमा करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स होता है इसका काम ही होता है उसको डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसको सही तरीके से दर्शाना या रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ना शुरू किए थे, कल देखे थे पहले कुछ ऐसा चीज देखे थे जहाँ पे कि जानकारी को आप एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग, विल कम टू ईच वन ऑफ देम, ठीक है, जहाँ पे कि इट लुक्स मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि बच्चों का जो मार्क्स आया है उसको कैसे दिखा सकते हैं, अलग अलग रेंज में कितने कितने बच्चों ने क्या मार्क्स लाया था। जैसे रेंज 0 से 10 कितने बच्चों ने लाया, 11 से 20 कितने बच्चों ने लाया, 21 से 50 कितने, 21 से 30 कितने बच्चों ने लाया। एंड वी कैन चूज दिस रेंज ऑलवेज। हम लोग कैसे दिखाना चाहते हैं, अगर मान लिया जाए कि आप दिखाना चाहते हैं टेम्परेचर, कि भाई इस पूरे महीने में, जून का महीना जो गया, गर्मी थी पूरी, उसमें टेम्परेचर कितना कितना था, हर रोज कितना टेम्परेचर, पूरा महीने का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा। तो आप कैसे दिखा सकते हैं कि भाई चलिए मान लिया जाए कि टेम्परेचर जो है, हम सुने कि इस बार टेम्परेचर अपने यहाँ उसको जगह पे 50 तक पहुंचा था, 50 डिग्री तक। तो पूरा महीना का अगर हिसाब देखना चाहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, तो मान लिया जाए 0 से 10, जून में 10 डिग्री से कम टेम्परेचर तो कैसे भी नहीं रहा होगा, तो भाई 0। आपने डेटा कलेक्ट किया, हम यहाँ पे जस्ट गेस करके लिख रहे हैं। 11 से 20 डिग्री, ऐसा भी नहीं हुआ था, गर्मी भरपूर था। 21 से 30, एक दिन था मान लिया जाए, सिर्फ बहुत बारिश हुआ था उस दिन, तो टेम्परेचर जो 29 डिग्री पहुंचा था। और 31 से 40, ये जो हो गया मान लिया जाए कि 15 दिन था ऐसा। और 41 से 50, 14 दिन था मान लिया। तो इस डेटा को देख करके देखिए कितना आसान हो जाता है कि अच्छा ये जून का महीना का टेम्परेचर मान लिया जाए, एक किसी शहर का, गांव का है, ठीक है, कि भाई पूरा महीने का टेम्परेचर कैसा रहा। तो एक ही दिन था जो बहुत ठंडा था, मतलब ठंडा मतलब काम लायक ठंडा था, आधा महीना तो मतलब गर्म ही था, और ये 15 दिन 14 दिन तो मतलब भीषण गर्मी था, ठीक है। तो इस जानकारी को, इस टेबल को देख करके कितना आसानी से आप इसको देख करके एक कहानी बना सकते हैं लिटरली। इसको, इस टेबल के ऊपर आप कहानी लिख सकते हैं, जैसे गाय के ऊपर लेख लिखते हैं ना, इस टेबल के ऊपर भी आप लेख लिख सकते हैं कि भाई देखिए हम लोगों ने पूरा एक महीने का टेम्परेचर निकाला एक पर्टिकुलर गांव का या शहर का, और उस जानकारी को एक टेबल के रूप में दिखाया, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका हिंदी का मीनिंग जो है आप लोग को दिखाएंगे, हमको याद नहीं है, आप लोग जानते हैं बताइएगा। जहाँ पे चूंकि जून का महीना था, बहुत गर्मी थी, तो 0 से 10 डिग्री तो एक भी दिन नहीं हुआ। 11 से 20 दिन भी होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, एज यूजल। लेकिन एक दिन बारिश होने की वजह से 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर था, एक दिन सिर्फ। बाकी पूरे महीने गर्मी रही अच्छे से, 31 से 40 के बीच में टेम्परेचर रहा लगभग 15 दिन आउट ऑफ 30। और बाकी के 14 दिन जो थे वो जबरदस्त थे, जहाँ पे टेम्परेचर 41 से 50 तक था, कुछ दिन तक तो टेम्परेचर इवन 48 डिग्री भी था। तो देखिए ये टेबल को देख करके इसके ऊपर हम कहानी बना दिए, आप लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि इस टेबल का पर्पस ही वही है। ये टेबल जो है आपको एक मौका देता है टू प्रेजेंट डेटा इन अ वेरी सिंपल वे एंड रिप्रेजेंट दैट, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके गुड। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। आप लोग को जिंदगी भर यही काम आएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही काम आएगा जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे, इसी नाम से जानोगे इसको। लेकिन इसका एक हिंदी मीनिंग भी है, तो देखते हैं गूगल क्या बोलता है। हम तो भूल गए ना, हम आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं सर, हम। हाँ बोलिए। इसका हिंदी बारंबारता, बटम और सारणी। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, हाँ आई थिंक वही होगा। आपका बात पूरा सुने नहीं, एक बार फिर से बोलेंगे।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देखते हैं क्या बोलता है। इन हिंदी। हाँ, क्या बताए इसको फिर से बोलिए। वारंवारता बटम सारिणी। हाँ, ओके। बारंबारता वर्तन सरणी है। ओके, ठीक है। आई वुड प्रॉब्ली नॉट गो देयर। आप लोग अगर याद रख सकते हैं तो रखिए उस नाम से, बट दैट्स ओके। क्योंकि क्या होता है ना कि अ, आप लोग मतलब देखिए, एक तो फ्रीक्वेंसी, कोई चीज अगर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसका बारंबारता, दैट इज व्हाट इट इज, राइट। टेबल को क्या बोलते हैं? सारणी। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग भी वितरण, हाँ, बारंबारता वितरण सारणी। ओके, आई नाउ आई कैन रिलेट। देखिए, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, कोई चीज को बांटते हैं आप। एंड टेबल को आप सारणी या आलेख जो भी बोलेगा, ठीक है। तो तो पहला पहला एक तरीका होता है स्टैटिस्टिक्स में, जहां पे आप जानकारी को, टेबल इंफॉर्मेशन को टेबल के रूप में दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या बारंबारता वितरण सारणी। ठीक है, जो सारणी था ना बेटा टेबल का। सोनम, आपने टेबल का हिंदी नाम क्या बताया? ओके, सोनम लेफ्ट। अंशु, आप, हाँ बोलिए बेटा। क्या सर? बोल रहे हैं कि टेबल का हिंदी क्या था? सारणी। यस सर। ओके, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में कल समझा कि स्टैटिस्टिक्स का उपयोग क्या होता है, या आंकड़ों का क्या उपयोग होता है, और स्टैटिस्टिक्स हमको कैसे हेल्प करता है टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे, मोर मीनिंगफुल वे। मतलब उसको सही तरीके से कैसे दर्शाता है और कैसे उसको आसान करता है, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग देखिए टेबल। अब इसका और भी कुछ उदाहरण सोच सकते हैं कि टेबल में हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं। मान लिया जाए एक और सिचुएशन होगा कि आपको, मान लिया जाए कि, हाँ, ठीक है, कि एक चलिए अभी इलेक्शन खत्म हुआ ना, इलेक्शन पे बात करते हैं कि जो है, मान लिया जाए बिहार में इलेक्शन हुआ। अब मेरा हाथ बहुत तंग है इलेक्शन के मामले में, ठीक है। हमको ज्यादा नहीं समझ में आता है चीज, पॉलिटिक्स मेरे के लायक मेरा समझ नहीं है ज्यादा, ठीक है। लेकिन एक एक रफ तरीका, ठीक है, कि भाई आपने देखा कि इलेक्शन में इस बार किसको कितना वोट मिला, या किसको कितना, कौन सा पार्टी कितना सीट जीता। तो देखिए यहाँ पे, नेम ऑफ पार्टी, नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे? मान लिया जाए बीजेपी, कांग्रेस, अपना जेडीयू, जो भी है, जितना भी आप, जितना भी पार्टी है, ठीक है। तो क्या किया, इसको आप ऐसे दिखा दिए। बीजेपी ने मान लिया जाए कितना, हमको नहीं पता, ठीक है, मान लिया जाए 175 सीट जीता। हम जस्ट मेकिंग इट अप, ठीक है, हमको नहीं पता है कौन कितना सीट जीता। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट लिख रहे हैं। मान लिया कांग्रेस ने 150 सीट जीता, जेडीयू ने मान लिया जाए 80 सीट जीता, आपने 5 सीट जीता, ठीक है। तो इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम काफी इजी है कि भाई अच्छा देखिए, कौन सा पार्टी कितना सीट जीता। पार्टी का नाम एक तरफ में दिख रहा है, एक तरफ ये। अब मान लिया जिसको आप और भी इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, और भी डिटेल डालना चाहते हैं, इसको और भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि भाई ठीक है, चलिए हम टेबल में और भी एक कॉलम ऐड कर देंगे। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं लगता है। किसी ने हाथ खड़ा किया था? नहीं। ओके,
तो अगर इसमें और भी आप जानकारी डालना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कॉलम बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। मान लिया जाए पार्टी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्टेट का नाम लिखेंगे। मान लिया जाए कि आप सेम ही टेबल यूज करना चाह रहे हैं पूरा देश का जो है मतलब इलेक्शन का रिजल्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ सीट्स। तो मान लिया जाए आप यहाँ पे लिखते हैं बीजेपी। बीजेपी ने यहाँ पे मान लिया जाए स्टेट लिखते हैं यूपी, यहाँ लिखते हैं बिहार, बाकी आप बाकी स्टेट्स भी लिखेंगे, ठीक है। यूपी में 10 सीट, बिहार में 5 सीट, मान लीजिए राजस्थान में 2 सीट। फिर जो है आप कांग्रेस यहाँ पे लिखते हैं। तो इस ये टेबल में आप क्या कर रहे हैं कि उसको जितना जानकारी आप चाह रहे हैं उतना हिसाब से आप कॉलम एडजस्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करके आप ये करना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, हम पहले स्टेट लिखेंगे, मतलब पहले राज्य का नाम लिखेंगे, फिर पार्टी का नाम लिखेंगे, और फिर नंबर ऑफ सीट्स लिखेंगे। तो राजस्थान मान लिया जाए, ठीक है। बीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, आप, तो चलिए जो भी, बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, आपको 0 सीट। तो यहाँ पे आप टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, दैट दैट यू कैन ऑलवेज डिसाइड। बट अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या होता है कि ये आपको एक अलग व्यू देता है, एक इजी व्यू देता है कि भाई आप डेटा को या जानकारी को कैसे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। आप लोग अगर न्यूज देखते हैं, इलेक्शन के टाइम में अगर न्यूज देखे होंगे तो चाहे वो आज तक हो, चाहे वो स्टार न्यूज हो, चाहे जो भी न्यूज हो, देखेंगे हर जगह पे ऐसे ही कुछ टेबल के फॉर्म में डेटा दिखा रहा था, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या अंग्रेजी में सॉरी हिंदी में बारंबारता वितरण सारणी। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। चलिए यहाँ तक में कोई सवाल, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हम थोड़ा टाइम आज आप लोग का वेस्ट किए, लेकिन विल ट्राई टू मूव लिटिल फास्ट। नो सर। नहीं, ओके नो सर। ओके। चलिए, आप लोग कभी भी कम शिकायत नहीं करते हैं, दैट इज गुड। ओके, अब आते हैं अगले अगले प्लेटफॉर्म पे, अगले जुगाड़ पे। और ये जो 2 टेबल का हम नाम बताए, इसमें सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आप आगे भी मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं, चाहे जैसे मार्क्स वाला सिचुएशन दिखा रहे थे, वैसे मान लिया किसी क्लास का बच्चों का एवरेज हाइट में मेजर कर रहे हैं, या आप दिखाना चाहते हैं कि भाई कौन से क्लास में कितने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। अलग अलग टेबल हो सकता है, इसका एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग को क्लियर होगा कि इसका इस्तेमाल कब कब कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। अब हम लोग जाते हैं अगला, जो आप कल कल हम एग्जांपल दिखा रहे थे कि भाई देश का आबादी जो है 1947 से आज तक कैसे बढ़ा है। तो हर हर 10 साल में जनगणना होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होता है, राइट। तो मान लिया जाए इसमें, अब सोचिए, अभी तो हम लोग 10 10 बच्चों का नंबर जोड़ रहे थे, अभी ये सोचिए अपने देश का आबादी कितना, हम करोड़ में बात कर रहे हैं, तो कितना बड़ा काम है वो। हर घर घर घूम के लोग का, घर में कितने सदस्य हैं, कौन घर में है, कौन बाहर है, कौन कहाँ पे रह रहे हैं, और टू मेक श्योर कि कोई छूट नहीं जाए, क्योंकि फिर उसके हिसाब से आधार कार्ड और आपका पास क्या बोलते हैं, कंट्रोल का कार्ड और क्या क्या बनता है, नहीं। तो अभी हम मान लिया जाए यहाँ पे हम 3 साल का दिखा रहे हैं, 1947 से मान लिया जाए कि आबादी था, ये है 20 30 में, सॉरी 20 40 60, ये करोड़ में है। ठीक है, इस साइड में ये आप देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, मतलब जो होता है क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन जो उसको बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। ये 0 है, यहाँ पे एक्स, इधर मान लिया एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आप ईयर दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप जो है पॉपुलेशन दिखा रहे हैं। तो मान लिया जाए यहाँ पे था 40 करोड़ 1957 में
बढ़ के हो गया अभी मान लिया जाए 48 करोड़। 1967 में हो गया मान लिया जाए बढ़ के, ये 48 है, ये हो गया मान लिया जाए 63 करोड़। तो इसको बोलते हैं बार चार्ट या दंड आलेख। ठीक है, इसका ये भी उतना ही सिंपल चीज है, इसमें भी कुछ करने ऐसा नहीं है, मैथ का कोई सिर पैर नहीं है इसमें। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, दिस इज जस्ट अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन, अ वेरी गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब डेटा या जानकारी को एक सिंपल से आसान तरीके से दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, इसको बोलते हैं बार चार्ट। अब इसमें मान लिया जाए, इसमें भी बहुत सारा फ्लेवर हो सकता है। अब मान लिया जाए कि हम, एक सिचुएशन है, ठीक है, कि हम दिखाना चाहते हैं कि एक क्लास में मान लिया जाए 10 बच्चे हैं, ठीक है, 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, ठीक है। तो इन 5 लड़कियों और 5 लड़कों में उनका जो है, ये 10 बच्चे जो है नर्सरी क्लास से लेकर के, मतलब पहला क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक साथ ही पढ़ाई किए हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि उनका लंबाई कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए मान लिया जाए कि जब पहला क्लास में थे, दूसरा क्लास में थे, तीसरा क्लास में थे, चौथा क्लास में थे, 5वां क्लास में थे। चलिए 5 क्लास तक का यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि लड़कियों के लिए अलग बार ग्राफ बनाएंगे, लड़कों के लिए अलग बार ग्राफ बनाएंगे। चलिए मान लिया जाए 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, उसके बाद 5 फीट, 5.25 फीट, 5.5 से होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्लास में जब बच्चे थे तो लड़कों का हाइट था, एवरेज हाइट मान लिया जाए था 2.6, जो भी, लड़कियों का मान लिया जाए 2.5 था। ठीक है, 2.5, 2.6। और फिर जो है दूसरा क्लास में जब आए तो लड़कों का हाइट बढ़ के हो गया मान लिया जाए 2.8, लेकिन लड़कियों का हाइट बढ़ के हो गया 2.9। सॉरी, तो ये 3.5, 3.6 हो गया मान लिया जाए। तीसरा क्लास में जब आए तो फिर दोनों का हाइट जो है बराबर हो गया मान लिया जाए, एवरेज हाइट है, ये एवरेज हाइट है, तो मतलब और कोई हिसाब नहीं है इसमें, तो मान लिया जाए 4 फीट 4 फीट हो गया। चौथा क्लास में लड़कियों का हाइट जो है थोड़ा सा और बढ़ गया, 4.5 फीट, लड़कों का हाइट मान लिया जाए 4.45 फीट। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं आप लोग के लिए, कि लड़कों को जो है हम थोड़ा ब्लू कर देते हैं ताकि आसान हो जाए, है ना। ये है लड़कों का, अब लड़कियों का हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या खासियत है, ये भी अभी भी बार चार्ट ही है। यहाँ पे 2 अलग अलग जानकारी, 2 अलग अलग डेटा को हम लोग एक ही बार चार्ट में दिखा रहे हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन था, एक बार चार्ट बनाते हैं सिर्फ ब्लू वाला बार्स को लेकर के, और दिखाते हैं भाई लड़कों का हाइट जो है इसी हिसाब से बढ़ा है। ठीक है, और लड़कियों के लिए अलग बनाते, उसको दिखाते, 2 अलग अलग बार चार्ट था। एक साथ क्लब कर दिए से क्या फायदा हुआ कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर इसको देख रहा है तो डॉक्टर देखेगा, बोले अच्छा लड़कों का लड़कियों का हाइट जो है ऑलमोस्ट सेम बढ़ रहा है एवरेज, तो ठीक है, चिंता का विषय नहीं है। अगर मान ली कहीं पे होता कि नहीं, एक गांव का सर्वे किया गया और देखा गया कि नहीं लड़कियों का हाइट जो है एक एक पर्टिकुलर स्कूल ईयर में, जब मान ली 6 से 8 साल के थे बच्चे, उस समय उनका हाइट जो है थोड़ा स्लो बढ़ा, अच्छा इसका मतलब है कि कहीं पे कुछ पोषण के का कुछ अभाव है, वहाँ पे सरकार के का जो स्कीम रहता है उसके हिसाब से कुछ बच्चों का देखभाल के लिए कुछ और जुगाड़ करना चाहिए। हो सकता है कि कहीं पे कुछ नहीं था, कुछ कुछ भी बीमारी का भी कुछ कारण होगा, उसके लिए टीकाकरण करना पड़े, कुछ भी जो भी हो। तो ये जानकारी को देख करके उसका अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा दूसरा चीज हम लोग सीखे वो है बार चार्ट। और बार चार्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहें तो एक डेटा दिखा सकते हैं एक साथ में, चाहे तो 2 काम का डेटा जो
तो सब कुछ मीनिंग होता हो दिखा सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे अगर दिखाएंगे कि एक गांव में 2 किसान थे, ठीक है, उनका हर एक साल जो है पैदावार कितना हुआ, 5 साल का पैदावार आप देखना चाह रहे हैं। तो किसान एक वाला किसान का पैदावार को जो है आप ब्लू करके दिखाइए, दूसरा ग्रीन कर दीजिए या रेड कर दीजिए, जो भी कलर आपको पसंद आए। तो उससे आपको दिखा पाएंगे भाई ये वाला किसान का देखिए ऐसा, ये किसान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका पैदावार ऐसे बढ़ रहा है, दूसरा किसान का परफॉर्मेंस ऐसा है, ठीक है। तो उस डेटा को जब देखेगा, मान लीजिए किसान लोग देखेगा तो उसको बोलेगा अच्छा हाँ मेरा पैदावार नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम खाद या जो कीटनाशक का इस्तेमाल हम ठीक से नहीं किए हैं, या हो सकता है कि बारिश नहीं हुआ था और मेरे पास पंपिंग सेट का जुगाड़ नहीं किए थे। तो ऑल दैट इंफॉर्मेशन दैट यू रिप्रेजेंट इन अ बार चार्ट, मतलब आप एक बार चार्ट में जो जानकारी को दिखाते हैं उसका एक पर्पस होता है। कोई भी मजाक मजाक में बार चार्ट बना के कोई किसी को क्या बोलते हैं कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोग हमेशा जब बार चार्ट बनाते हैं या कोई भी चार्ट, कोई भी स्टैटिस्टिक्स का कोई भी टेक्निक यूज करते हैं अगर, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भाई जानकारी को कैसे साधारण से साधारण तरीके से दिखाया जाए जो कि समझना आसान हो और उसका इस्तेमाल करना भी आसान हो। ये हम लोग के कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन? नो सर। No, sir. नहीं? हाँ, ओके। नहीं, क्या है कि देखिए कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो पूछिए, बेझिझक पूछिए। क्या है कि इस चैप्टर में ये पढ़ाई करने वाला चैप्टर नहीं है, ये गप करने वाला चैप्टर है, ये समझने वाला चैप्टर है एक्चुअली। और सब जगह हम लोग क्या होता है फार्मूला सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसमें अलग अलग बुद्धि लगाते हैं, कहीं पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जानकारी वाला है कि भाई देखिए इतना जितना कुछ पढ़ाई किए हैं अभी तक, उस जानकारी को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से दर्शा सकते हैं, क्या क्या टूल होता है, क्या क्या टेक्निक होता है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बार चार्ट। अभी देखिए इसी में इसी को दूसरा भी जुगाड़ हो सकता है, उसको बोलते हैं, मान लिया जाए देश का आबादी ही समझिए, ठीक है, 1947। चलिए हम आजादी बहुत पुराना हो गया तो थोड़ा नया समय में आते हैं कि भाई 2000 से लेकर के 2005 तक में, 2010 तक में, 2015 तक में, 2020 तक में, चलिए इतना, ये 5, 10, 15, 20, हाँ ठीक है। ये 5 साल में देश का आबादी कैसे बढ़ा, किस हिसाब से बढ़ा, उसको मान लिया जाए अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो। हाँ शिवम बोली भाई। आप शिवम आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ आपने लाइक शिवम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, फिर से बोलिए। लड़का और लड़के बारंबारता बनाए आपका और आवाज, तो क्या कहें। आपका आवाज नहीं आया बेटा, आई कुड नॉट हियर यू एक्चुअली, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो गया रहा था। आप आप चाहे तो टाइप कर दीजिए टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में, हम उसका जवाब देते हैं फिर, ठीक है। हम नहीं सुन पाए, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा था। तो चलिए जब तक शिवम टाइप करते हैं, उसको हम एक दूसरा जानकारी यहाँ पे स्क्रीन पे डालते हैं। चलिए मान लिया जाए 60 करोड़ था, यहाँ 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, 140 करोड़। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, बहुत बड़ा नंबर है, नॉट समथिंग दैट यू वांट टू बी प्राउड ऑफ, बट ठीक है। हाँ आज बोलिए। सर अभी इंग्लिश इंग्लिश का क्लास होगा क्या? इंग्लिश का क्लास होगा 6 बजे से। अभी ठीक। ये मैथ का क्लास चल रहा है, इसको इंजीनियरिंग फाउंडेशन बोलते हैं, है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है सर। ओके। हाँ, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लिया जाए 2000 में आबादी था, मान लिया जाए 90 करोड़। हम जैसे यहाँ पे डॉट लिख रहे हैं, डॉट डाल रहे हैं, 90 करोड़। 2005 में मान लिया जाए बढ़ के हो गया 98 करोड़। 2010 में हो गया मान लिया जाए 105 करोड़। ये है 90, ये है 195, 110। 2015 में मान लिया जाए हो गया 118 करोड़।
और 2020 में हम लोग पहुंच गए शिखर पे, 125 करोड़। तो ये सब पॉइंट्स है। आप क्या किए, ये पॉइंट आप लोग इसको बार ग्राफ भी बना सकते थे ऐसे करके, है ना, बन जाता। हम बोले कि नहीं, थोड़ा सा साफ सुथरा, थोड़ा कम कम जगह कम भीड़ भाड़ वाला काम करते हैं। तो हम क्या किए, वो पॉइंट को जोड़ दिए। इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। ये भी वही काम करता है। देखिए आप इसको देख करके, इस लाइन ग्राफ को देख के आपको पता चलता है, अच्छा ये अगर मान लिया आबादी घटा होता तो ऐसे गिरता, बढ़ रहा होता तो ऐसे जाएगा। जितना तीखा ढाल है उतना तेजी से आबादी बढ़ रहा है, जितना फ्लैट है, जितना शैलो है, जितना फ्लैट है, समझिए उतना उतना कंट्रोल में है। तो इस जानकारी को देख करके जो है बहुत लोग इसका बहुत अलग अलग मतलब निकालेंगे। मान लिया जाए कि ऐसा होता, किसी देश का आबादी या किसी गांव का आबादी मान लिया जाए, हम्म, अभी करोड़ में नहीं है, मान लीजिए 1000 में है ये, 1000, 80,000, 60,000, मान लीजिए किसी एक गांव का आबादी जो है 2000 में 60,000 था, या चलिए 80,000 था। 2005 में 65 हो गया, फिर 2010 में बढ़ के 68,000 हुआ। 2015 में मान लिया जाए 1,10,000 हो गया। इसको देखकर क्या समझ में आता है, इसको जब गांव का मुखिया सरपंच देखेगा तो उसको उसको इस डेटा को देख के दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि अच्छा, मेरे गांव का आबादी बढ़ और घट क्यों रहा है। हो सकता है कि 2000 से 2005 के बीच में बहुत लोग रोजगार की तलाश में गांव से बाहर निकले, इसलिए आबादी कम हो गया। फिर जो है इस साल में सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना आई जिससे लोगों को गांव में ही रोजगार मिलना शुरू हो गया, तो बढ़ा। और जब अगर कोई गांव का मुखिया सरपंच देख रहा है उसको तो लगे कि अच्छा, मैंने जो है सरकारी योजनाओं को सही से इस्तेमाल किया, इसलिए गांव के लोग बाहर नहीं गए या कम बाहर गए, तो मेरे गांव का आबादी फिर से वापस बढ़ा। और मान लीजिए बहुत सा फैक्ट्री खुल गया, बहुत सारे लोग बाहर से भी आने लग गए, तो देखिए आबादी कितना बढ़ गया। तो ये डेटा, ये जानकारी को देख करके ना उससे बहुत सारा मीनिंग निकलता है, एंड देन लोग उसको उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि इसको कैसे उसको दिखा सकते हैं, उसको कैसे, उसका क्या मतलब निकाल सकते हैं, उससे क्या एक्शन लिया जा सकता है। मान लिया जाए अगर अब ये 1000 नहीं है, ठीक है, आप अगर मान लिया जाए एक साल में कितने बच्चों को बुखार हुआ, ये कितने, एक गांव में कितने लोगों को बुखार हुआ, अभी 1000 नहीं, नंबर है, ठीक है। 2000 में मान लिया जाए ये जैसे पोलियो, अभी पोलियो निकल गया पूरा पूरा, बोलते हैं ना कि इसका पोलियो मुक्त भारत हो गया अभी। तो मान लिया जाए फिर भी कुछ लोगों को हो ही जाता है, तो मान लिया 2000 में एक पर्टिकुलर गांव में 125 बच्चों को हुआ एक साल में, ठीक है। 2005 में 80 बच्चों को हुआ। 2010 में ये संख्या बढ़ के 160 हो गया। 2015 में 150 था, और 2020 में मान लिया जाए 60 हो गया। अब इसको, ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो उसको देखिए एक ट्रेंड मिलता है, एक जानकारी मिलता है कि अच्छा देखिए यहाँ पे जो है कम हुआ था, मतलब जो टीकाकरण चल रहा है उससे कुछ फायदा हुआ, लेकिन फिर 2005 से 2010 में फिर बढ़ गया। तो लोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ना कि अच्छा क्यों बढ़ा, जब हम बोल रहे हैं कि हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया है तो फिर क्यों बच्चों को हो रहा है। क्या लोगों के बीच जानकारी नहीं है, ये लोग पोलियो का टीकाकरण ठीक से टाइम पे नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है, या लोग इग्नोर कर रहे हैं। और उसके हिसाब से अगर अवेयरनेस नहीं है तो उसके लिए फिर चलाया जाएगा अभियान ताकि लोगों को जानकारी फैले। अगर टीकाकरण ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब उसका दवाई उपलब्ध नहीं है अगर गांव के अस्पताल में या शहर के अस्पताल में, तो वो एक कारण हो सकता है, तो फिर दवाई उपलब्ध किया जाएगा। तो बेसिकली ये जानकारी है, उस जानकारी को अलग अलग लोग पढ़ेंगे और उनके समझ के हिसाब से जो जरूरी एक्शन होगा वो एक्शन लिया जाएगा। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में हम जो भी करते हैं हम जानकारी को
साझा करते हैं इन अ मच मोर इजी वे टू अंडरस्टैंड। और ये सब सारा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो यानी बारंबारता वितरण सारणी हो, चाहे आपका बार चार्ट या दंडालेख हो, चाहे वो आपका ये लाइन ग्राफ हो। ठीक है, ये सब चीज जो है डेटा को समझना और पढ़ना आसान कर देता है, क्योंकि दुनिया में एक समस्या बहुत ज्यादा है और वो समस्या हमेशा बढ़ता ही रहेगा, उसको बोलते हैं समय का अभाव। लोगों के पास समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आगे और भी कम होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ काम करते हैं। अम, जैसे हम कल एग्जांपल दे रहे थे, कोई कंपनी का सीईओ है, अगर इस डेटा को देखेगा, उस सीईओ के पास उसका तो बेचारे का उसको खाने ब्रश करने का टाइम ही नहीं होता है। तो वो अगर बैठ के किसी का 1 घंटे का कहानी सुनेगा कि भाई जो है देश का आबादी कैसे बढ़ रहा है, तो या उसके उसके कंपनी में लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है, या क्या जानकारी है जिससे वो कुछ एक्शन ले सकता है, तो उसके पास समय नहीं होगा। तो उसको चाहिए होगा ऐसा ही कुछ बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, जो दिखाए एक पूरा पूरा कंपनी का एक व्यू जो है एक झटके में 2 सेकंड में दिखा दे। अब देखिए ये इस लाइन ग्राफ को देख करके 1 मिनट में आपको समझ में आया कि ये करना क्या चाह रहा है। यहाँ पे थोड़ा और 1-2 लाइन में जानकारी रहेगा कि ये ग्राफ जो है बच्चों का, कितने बच्चों को पोलियो हुआ था 1 साल में, उसको दिखाया जाता है। तो वाई एक्सिस में जो है ये नंबर ऑफ किड्स है, एक्स एक्सिस में ये है। ये 1-2 लाइन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो ग्राफ के साथ में लिखा रहेगा। लेकिन इसको जो भी पढ़ेगा ना, उसको एक झटके में 2 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर यही जानकारी को एक कहानी के रूप में लिखेंगे, उसको पढ़ने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेगा या 5 मिनट। तो 10 या 5 मिनट को आप 2 सेकंड में कन्वर्ट किए, व्हाट डिड यू डू? यू सेव टाइम, यू सेव लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल हु आर रीडिंग इट। एंड ऑल्सो ऑन द टॉप ऑफ दैट आपने एक और चीज भी किया कि जो भी इंफॉर्मेशन था जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में था, आपने उसको एक मीनिंगफुल, इजी टू अंडरस्टैंड वे में लिख दिया, दिखाया। उससे क्या होगा कि उससे उसका मीनिंग निकालना, उसका जानकारी, काम का जानकारी निकालना, जानकारी और काम का जानकारी में अंतर है। अभी हम 2 घंटा आप लोग को जो है देश का पॉलिटिक्स के ऊपर समझाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ही आपके काम का है वो, न मेरे काम का है, हम जस्ट आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बदले में अगर आपको 15 मिनट भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम कुछ काम का चीज सिखाए आपको, है ना, जो आपके काम आएगा बाद में। तो दैट इज द डिफरेंस कि जानकारी और काम का जानकारी में अंतर होता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स यू गेट दैट काम का जानकारी, वो जानकारी जिसका आप इस्तेमाल कर सकें, जिससे आप कुछ मतलब निकाल सकें। ठीक है, तो रिपीटिंग अगेन, वी लर्न इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद में वी लर्न व्हाट आर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। तो हमने सीखा बार चार्ट के बारे में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में और लाइन ग्राफ के बारे में। अभी तक में कोई कंफ्यूजन, डाउट है तो बताइए भाई। No, sir. नहीं है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग में से हर कोई इस तरह का शेप देखे होंगे, है ना? सर्कल बोलते हैं इसको, वृत्त बोलते हैं हिंदी में। पंखा घूमता है तो भी ऐसा ही शेप बनता है ना? पिज्जा भी होता है तो उसका भी शेप ऐसा ही होता है। ठीक है, और एक और ये पिज्जा पिज्जा जो होता है, जो नमकीन चीज होता है, मतलब ब्रेड के ऊपर में सब्जी और चीज और जो भी चीज पसार दी है उसको, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पिज्जा। अगर मान लिया जाए इसको मीठा बना दे, मतलब नीचे आपका ब्रेड का बेस है, थोड़ा ब्रेड है, इसके ऊपर में आप अगर फल का नहीं था, थोड़ा एप्पल को एकदम क्रश कर, चूर करके इसको हल्का उबाल दिए और चीनी में शरबत शरबत डाल के इसके ऊपर डाल देंगे, इसको बोलते हैं पाई, एप्पल पाई। उसी तरह से आप केला के कभी ऐसे चूर करके इसमें शहद डाल के थोड़ा उबाल दीजिए, वही ब्रेड के बेस के ऊपर में डाल दिए, इसको बोलते हैं बनाना पाए। उसी ऊपर पाइनएप्पल या जो अनानास बोलते हैं, पाइनएप्पल क्या बोलते हैं, अनानास ही बोलते हैं ना? नहीं, पाइनएप्पल को बोलते हैं, पाइनएप्पल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनानास ही तो बोलते हैं, राइट? देखिए, थोड़ा हमको लगता है हिंदी का क्लास आप लोग से लेना पड़ेगा। ओके, तो जो ये एक फल नहीं होता है जो ऐसे सिलेंडर शेप का रहता है, ऊपर में ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं उसको? पाइनएप्पल अंग्रेजी में बोलते हैं, खैर छोड़िए जो भी। तो मेरा कहने का मतलब था ये कि Yes, अगर आपका sir. ये ब्रेड का बेस है, अनानास बोलते हैं, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल यानी कि एक जो फल होता है इसमें बहुत सा कांटा निकला रहता है ऐसे ऐसे करके, उसको आप ऐसे
उस फल का नाम हम भूल गए, हिंदी नाम। रुकिए, गूगल सब कुछ बताता है ना। पाइनएप्पल का हिंदी सर अनानास होता है। अनानास अनानास है होता ना, है। वही तो। हाँ हाँ, वही पाइन एप्पल इन हिंदी, अनानास। हाँ वही वही, हमको लगा कि अनानास तुम जानते थे, क्यों भूल गए। ओके, तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस वन, कि ये जो आप ये अनानास है या पाइनएप्पल है, उसको आप उसको भी ऐसे काट, साफ सुथरा कर लीजिए, काट के स्लाइसेस छोटा छोटा, उसको चूर लीजिए, उसके ऊपर हनी है जो भी डालना है डाल के, शहद या जो भी डाल के उबाल लीजिए थोड़ा सा, तो उसके बाद इस ब्रेड के बेस के ऊपर डाल दीजिए, इसको बोलेंगे पाइनएप्पल पाई। तो बेसिकली मीठा जो नमकीन वाला जो है उसको बोलेंगे पिज्जा, और मीठा चीज कर दीजिए उसके ऊपर, एप्पल बनाना जो भी डालना है डाल दीजिए, उसको बोलेंगे पाई। ठीक है, ये सब सब अंग्रेज लोग का हिसाब किताब है, लोग इसको पाई बोलते हैं। तो अब हमको पाई, यहाँ पे हम आप लोगों को रेसिपी तो बता नहीं रहे हैं कि भाई पाइनएप्पल पाई कैसे बनाना है, बता रहे थे पाई होता क्या है। पाई अगर आप इसको मैथ के हिसाब से देखेंगे, गणित के हिसाब से देखेंगे, तो पाई इज नथिंग बट अ सर्कल। ओके, अब बोलता है, अंग्रेजी में एक सेंटेंस से बोलता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पाई आई एम गोइंग टू गेट, मतलब इस पाई का कितना बड़ा हिस्सा हमको मिलेगा। भाई सबको पाई पसंद है अंग्रेज लोग को, तो बोलता है भाई कि हमको कितना बड़ा पाई मिलेगा। अरे देखिए, हम असली चीज भूल जाते हैं, लेकिन ये सब छोड़ दीजिए। हम लोग एक चीज तो करते हैं, बच्चे लोग का जन्मदिन में, हम लोग के टाइम में जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, जब हम आप लोग की उम्र में थे तो तभी उतना बर्थडे वर्डे नहीं मनाते थे। आजकल तो बच्चों का बर्थडे मनता है, क्या करता है, केक, वो भी तो सर्कल ही होता है ना। तो पाई हो, केक हो, सर्कल हो, सब एक जैसा चीज होता है। सर्कल, सॉरी, पाई हो, केक हो, और या पिज्जा हो, सब ऐसे सर्कल का रूप में होता है, जिसको हम लोग, जिसका यूज होता है हमारे मैथमेटिकल टर्म में एज अ वर्ड कॉल्ड पाई। अब पाई का हिंदी क्या होता है वो भी देख लीजिए, मीनिंग ऑफ पाई। पाई ही बोलते हैं, तो पाई ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसको अब मान लिया जाए, अब पाई के ऊपर बहुत जानकारी हो गया, एक बार इसको देखते हैं। मान लिया जाए एक क्लास में जितने बच्चे हों, ठीक है, 30% बच्चों को मैथ पसंद है, ठीक है, 50% बच्चों को साइंस पसंद है, ठीक है, और 20% बच्चों को सोशल साइंस पसंद है, ठीक है। क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे, ऐसा, ये 30% जो है मैथ वाला बच्चा है, और चलिए ग्रीन का बहुत खेल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या किए हम, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो ये जो है, ये 50% साइंस वाला है, ठीक है, ये 30% मैथ वाला है, ठीक है, ये 20% सोशल साइंस वाला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30%, यहाँ पे लिख सकते हैं 20%, यहाँ पे लिख सकते हैं 50%, यहाँ पे मैथ, साइंस, सॉरी, साइंस, यहाँ पे मैथ 30%। ये क्या हुआ, आज जो पाई था, जो केक था, उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया गया परसेंटेज के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। तो पाई और केक और इसका पिज्जा का बात हम इसलिए कर रहे थे कि दिस हेल्प्स, दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। मान लिया जाए अगर एक घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है, और पापा मम्मी जो है घर का बंटवारा करना चाह रहे हैं, मतलब करना नहीं चाहिए, अच्छा बात नहीं है वो, लेकिन ठीक है, मतलब सच्चाई वही है कि बंटवारा होता है, बांटा जाता है चीजों को। तो अगर मान लिया जाए
कि मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि भाई उम्र के हिसाब से हम बांटेंगे, कि जो इसका उम्र अब पूरा मिला के तो 100% ही है, जितना भी है। मान लिया 100 रुपया है, अगर 100 रुपया को 2 बच्चों में बांटना है, अगर बराबर बांटना है तो आधा आधा कर देंगे। अगर होता है कि एक बच्चे को 70% दिया जाएगा, एक को 30% दिया जाएगा, तो 70% 30%, ये आप इसको पाई चार्ट में दिखा सकते हैं, 70% कितना, 30% कितना। ठीक है। उसी तरह से अगर 4 लोगों में बांटना है तो 4 लोगों में कैसे बांटना है, तो उसको उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, है ना। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड पाई चार्ट। अगेन अगेन इसको आप देखेंगे तो ये भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक चित्रण है जो कि आसान करता है। अब ये पाई चार्ट को देख करके देखिए, आपको आसान हो गया ना कि ये जो कहानी था, इसी को थोड़ा और सुंदर तरीके से दिखाया गया कि भाई अभी उतना सुंदर नहीं दिख रहा है मेरी वजह से, लेकिन थोड़ा उसको, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है इंट्यूटिव, जिसको देख के आप खुद से समझ जाओ, आपको खुद से अपनी कहानी बताया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। दिस इज द, तो हम लोगों ने सीखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि बारंबारता वितरण श्रेणी नहीं, जो भी। दूसरा था बार चार्ट, तीसरा सीखा हमने पाई चार्ट, चौथा सीखा हमने लाइन ग्राफ। इसके अलावा और भी होता है, एक दो चीज हम लोग सीख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, और उसके बाद आता है हम लोग का, देन वील लर्न अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम सीखने जाएंगे तभी हम लोग जो है थोड़ा सा मैथ करेंगे। अभी तक जो हम लोग गपशप कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्लास को हम यहीं पे रोकना चाहेंगे, और देखें कि अगले 3 मिनट में आप लोगों का कुछ सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए भाई। बोलिए, अभी तक का सफर कैसा रहा है? स्टैटिस्टिक्स अच्छा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, बोर कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, क्या फीडबैक है? या टीचर बोर कर रहा है? सब्जेक्ट तो अच्छा ही होता है हमेशा। हाउ लेट द इंग्लिश क्लास वुड बी। सवाल यह है कि इंग्लिश, हाउ लेट विल इंग्लिश क्लास start? English class will start on time. So we'll start in exactly 2 minutes from now. तो अभी जो है, I'm asking you guys, whatever we have learned so far, हमने जो भी पढ़ाई किया है अभी तक, वो आसान था, समझ में आया, या टीचर ने आप लोग का 1 घंटा खराब किया? समझ में आया सर। आगे ना, ओके। तो चलिए, स्टैटिस्टिक्स पे और एक और क्लास हम लोग करेंगे, जिस क्लास में हम लोग हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम कुछ नहीं होता, बार चार्ट ही है, उसमें खाली रेंज होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर या एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है, हिस्टोग्राम में एक रेंज होता है। हम लोग बात करेंगे हिस्टोग्राम, एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये दो चीज करेंगे, 9th क्लास का मैथ खत्म हो जाएगा, फिर देन विल स्टार्ट 9th का साइंस। ठीक है। और जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए, जो लोगों ने अभी तक का क्लास में पहले जो पढ़ाई वो नहीं देखे हैं, तो उसके लिए एक्चुअली हम क्लास का वीडियो डालते रहते हैं यूट्यूब में, वहाँ पे देख सकते हैं। और नहीं तो अगर कुछ नए बच्चे आए और वो चाहेंगे कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक फिर से पढ़ाया जाए, तो आई विल गिव द लिंक ऑफ द यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो फॉर दोस टॉपिक्स। और जरूरत होगा तो हम लोग फिर से रिपीट भी करेंगे क्लास को, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ खत्म कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो किसी के काम आना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग फिर विल सी व्हाट वी हैव टू कवर अगेन, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव। नहीं तो कंटिन्यू अभी के फ्लो में 9th का मैथ खत्म होने वाला है, उसके बाद विल स्टार्ट 9th का साइंस, वो खत्म करने के बाद 10th का साइंस और मैथ फिर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। एंड गोल इज कि 2025 से दिस बिकम्स अ फुल फ्लेज इंजीनियरिंग प्रिपरेशन क्लास। That is why whatever we are doing right now, it's called engineering foundation. हम लोग फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। ठीक है। So that is the background. आप लोग में से जो लोग इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे वो लोग भी कंटिन्यू करेंगे, जो लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन रहेगा, मैथ बदल सकता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री करने के लिए थोड़ा मैथ तो लगेगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग फॉर दिस क्लास, क्योंकि इंग्लिश क्लास के बच्चे ज्वाइन करने लग गए हैं।